नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश का जो एक छात्र आंदोलन था आरक्षण के खिलाफ, वो कितना बड़ा मोड़ वहाँ पर उसने लिया और किस तरह से उसने देश की जो एक सत्ता को ही पलट के रख दिया। वहाँ तख्ता पलट हो गया और वहाँ की जो प्रधानमंत्री को शेख हसीना जी को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह से जो उनकी एक वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, उसमें बहुत काफ़ी इसकी चर्चा की जा रही है कि ये जो एक छात्र आंदोलन था, ये छात्र आंदोलन नहीं था। इसमें काफ़ी विदेशी ताकतों का हाथ बताया जा रहा है। इसमें अमेरिका का भी हाथ बताया जा रहा है, उसमें चाइना का भी हाथ बताया जा रहा है और पाकिस्तान का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि ये तीनों देश नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश जो है तरक्की करे। आपको ये भी पता होगा कि अगर चाइना से कोई भी कंपनी फैक्ट्री निकलती थी तो वो दो ही जगह जाती है, या तो इंडिया या बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी काफ़ी स्थिर सरकार बांग्लादेश में रही है। करीब 20 साल से तो शेख हसीना जी है वो सरकार चला रही हैं और बांग्लादेश में काफ़ी स्थिरता थी। इसलिए जो दूसरे जो देश के जो इन्वेस्टर थे वहाँ पैसा लगा भी रहे थे और देश भी काफ़ी बांग्लादेश काफ़ी आगे तरक्की भी कर रहा था। वो अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान से भी आगे इसकी जीडीपी निकल चुकी थी। पाकिस्तान को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और चाइना को भी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो भारत के साथ बड़े अच्छे हैं। भारत वहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है और बांग्लादेश के जो उनके रिश्ते हैं काफ़ी उनको पसंद नहीं आ रहे थे। अमेरिका को भी पाकिस्तान बांग्लादेश के रिश्ते और भारत के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा सुंदर रास्ता चुना हुआ था कि भाई हम हर देश से मिलकर चलेंगे, हर देश का हम सहयोग लेंगे और सहयोग देंगे और अपने देश के अपने नागरिकों की हम अच्छे विकास उन्नत के लिए हम जो भी कार्य हमें ठीक लगेगा वो करेंगे। वो उनकी एक विदेश पॉलिसी बड़ी अच्छी थी और उस पर चलते हुए काफ़ी वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब कहते नहीं बड़े जो बड़ी ताकतें अगर किसी को गिराने के उसमें मूड में आ जाए तो उसको बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर इस्लामिक कंट्री में तो ये जो तख्ता पलट का मैटर है, आपको पता है बहुत जल्दी होता है। आप अफ़गानिस्तान देख सकते हैं, पाकिस्तान में तो हमेशा होता ही रहता है, ईरान में देख सकते हैं, आप इराक में देख सकते हैं। यानी कि चारों तरफ जहाँ भी ये थोड़ा इस्लामिक कंट्री का सिस्टम बनता है वहाँ कट्टरवाद बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ तख्ता पलट की एक संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसी वजह से इसी को देखते हुए कई देशों ने मिलकर के, जैसे कि पिछली बार भी काफ़ी चीज़ें के सामने आ रही हैं कि चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर ही बांग्लादेश की हालत ख़राब की है। इन तीनों ने मिलकर ही बांग्लादेश को बर्बाद किया है। अभी आप देखेंगे कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी, उनका पूरा परिवार देश के लिए बलिदान हो गया। उनके पिताजी थे मुजीब उर रहमान, उन्होंने उनको बंग बंधु की उपाधि मिली थी। उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था मुक्ति वाहिनी के जो सेना बना करके इंडिया की मदद से। लेकिन उनकी भी मूर्ति को उन्होंने ऐसे तोड़ा जैसे बहुत बड़े किसी आतंकवादी को या किसी बहुत बड़े, यानी किसी की भी तरह से आप मान सकते हैं, उनकी मूर्ति को भी लोगों ने तोड़ दिया। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि वो जो है देशभक्त हो नहीं सकते। जो आदमी अपने देश के, जिसने देश को आज़ाद कराया, आज़ादी दिलाई और अलग पहचान दिलाई, क्योंकि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के कभी भी कोई संस्कार, रीति रिवाज, बोल चाल, कार्य व्यवहार बिल्कुल भी आपस में नहीं मिलते हैं। आपको पता भी होगा कि पाकिस्तान ने हमेशा बांग्लादेश के नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा था। वहाँ पर काफ़ी अत्याचार वो किए थे। इन्हीं सब चीज़ों से दुखी पा करके, परेशान होकर के बांग्लादेश में एक अलग देश की मांग रखी थी और उन्होंने अपना अलग देश हासिल भी कर लिया था और बड़े शांति से वो चल रहे थे। लेकिन तरक्की इन देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और अमेरिका ने, चाइना ने और पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर के जो है बांग्लादेश का खेल ख़राब कर दिया। अब इतना समय भी उनको नहीं मिला शेख हसीना जी को कि वो अपने देश में अपने देशवासियों को एक 2 मिनट का भाषण तो बोल सकें। बताइए कितने बड़े दुख की बात है कि एक, क्या आप आज के समय में आप क्या सुरक्षा का दायित्व, क्या सुरक्षा का आप एक कल्पना कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, उसको 2 मिनट का समय नहीं है कि भाई अपनी जो एक बात कह सके, समाज के सामने बात रख सके जब वहाँ से वो जाए। आर्मी ने बोल दिया नहीं आप चलिए, बिल्कुल भी समय नहीं है। हालांकि मीडिया में ये भी चर्चा चल रही है कि आर्मी ने उनका साथ नहीं दिया, वरना इतने लोग संसद भवन तक या पीएम हाउस तक वो नहीं पहुंच सकते थे। और जो उन लोगों ने जो संसद भवन में और पीएम हाउस में जो पहुंची हैं, आपने काफ़ी उनकी विजुअल्स देखी होंगी, किस तरह से उन लोगों ने वहाँ बिल्कुल उत्पात मचाया है, लूटपाट की है, चोरी की है, हर तरह से उन्होंने तोड़फोड़ की है। ये क्या सिस्टम दिखाता है? इस चीज़ को आप देख करके क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आंदोलनकारी थे या सच में कोई आतंकवादी थे?
इन सब चीज़ों को देखते हुए पहले ही शेख हसीना जी ने बोला था कि ये आंदोलनकारी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। बिल्कुल उन्होंने सही बोला था और अपने हिसाब से उन्होंने जो एनालाइज़ किया था, क्योंकि 20 साल से सरकार चला रही है, 5वीं बार वो जनवरी में प्रधानमंत्री बनी है, उनको एक ही चीज़ का अच्छी तरह से पता है। उनको सब पता है भी आंदोलन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके यहाँ दो पार्टी है, बीएनपी और जमात पार्टी, ये सब मिलकर के देश को बिल्कुल बर्बादी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। देश में बिल्कुल कट्टरता एकदम से वो बहुत ज़्यादा लाना चाह रहे हैं, जो कि शेख हसीना ने उनको रोका हुआ था। वो देश का विकास वो कर रही थी, लेकिन इस बार वो अपने देश को नहीं बचा पाई, अपने आप को भी नहीं बचा पाई, अपने आप को भी उनको छोड़ के भागना पड़ा केवल अपनी बहन के साथ। अब उनके लड़के का बयान भी आया है कि अब हम इसमें राजनीति में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हमारा अब बिल्कुल राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है किस तरह से उन्होंने कमेंट्स किया है, क्या उसका आगे का भविष्य रहेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन बताइए, देखिए कि इतनी हालत कट्टरवाद ने वहाँ कर दी है कि इंग्लैंड, यूके ने भी उनको जो कि आने के लिए शरण देने से मना कर दिया है। उन्होंने यूके से शरण मांगी थी, लेकिन यूके ने बोल दिया नहीं, हम आपको शरण नहीं दे सकते। यानी कि वहाँ भी आतंकवाद का, जो कट्टरवाद का एक खेल है, वहाँ भी उनको भी खतरा है कि हमारे यहाँ भी इस तरह के कुछ आंदोलन या तोड़फोड़ या ऐसी स्थिति कोई पैदा ना हो जाए। अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे कि जो देश में जो एक इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उससे देश का जो आम नागरिक होता है उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी आप देखेंगे कि बांग्लादेश में तो पहले ही बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा वहाँ के उसके जो देश के जो नागरिक हैं वो इधर उधर शरण लेते हैं, इधर दूसरे देशों में भागते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा वहाँ स्थिति भयंकर होगी। हालांकि कुछ दिन पहले जब ममता बनर्जी ने बोला था कि आप हमारे पास आ जाइए, तो उसका काफ़ी उन्होंने एक सीधा जवाब दिया था कि आपकी औकात नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, आप चुप रहिए। लेकिन अब हमारी स्थिति जो है, बॉर्डर की स्थिति, मुझे लगता है काफ़ी अब भयंकर हो चुकी है। हालांकि 2 दिन पहले जो हमारी फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट कुछ चेंज किया था, मुझे तभी लग गया था कि अब कुछ ना कुछ बड़ा खेल चलने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा खेल होने वाला है हमारी रॉ को। इसका मतलब पहले पता चल गया था कि वहाँ तख्ता पलट होगा। तो इस वजह से उन्होंने पहले ही बीएसएफ के जो डीजी वगैरह चेंज किए और जो हमारी बटालियन थी जो हमारी, उनको इधर से उधर काफ़ी शिफ्ट किया है। और अमित शाह ने बोला भी है कि हमारे बॉर्डर बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, वहाँ कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आ सकती। अब इस तरह से देखेंगे कि अगर ये घटना, हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि आपने इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान राहुल का एक भाषण सुना होगा, राहुल गांधी का। उसने कहा था कि 4 जून के बाद पब्लिक जनता तुम्हें भगा भगा कर रोड पर मारेगी। अब बताइए, इस भाषण को आप इससे जोड़ कर देखना चाहेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपको कैसा लगेगा? यानी कि अगर राहुल गांधी की बात सच हो जाती और हमारे देश में जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गिर जाती या नहीं आती, तो क्या हमारे देश में भी ऐसी स्थिति हो जाती? जिस तरह से बोल रहे हैं वो भी आपको भगा भगा के जनता रोड पर मारेगी, राहुल गांधी के बयान है मोदी जी के लिए। तो इस चीज़ से आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में आती तो हमारे देश में कितना बड़ा क्या कांड, कितने की क्या स्थिति बन सकती थी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसका अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल है कि क्योंकि जो हमारे देश में जो अगर इस तरह की कोई घटना होती, जैसे कि पहले भी काफ़ी पहले ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन अगर इस बार की ऐसी कोई घटना होती तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हमारे देश का जो माहौल बिल्कुल ख़राब हो जाता। और जो हमारा देश जो इतना तेज़ी से विकास कर रहा है, इतना तेज़ी से हर तरफ अपनी एक इमेज बनी हुई है, वो शायद ख़राब हो जाती और हमारे देश के नागरिकों को बहुत महंगाई से, बहुत तरह के कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ता। लेकिन मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि हमारे देश के केवल 38 जो एक विधानसभा जो 38 यानी कि 38 जो संसदीय क्षेत्र हैं, 38 सीटों ने हमारे देश को बचाया है। वरना हमारा देश भी गलत हाथों में जा सकता था। अगर केवल 38 सीटें इधर उधर और हो जाती तो हमारे देश में बीजेपी की सरकार बहुत बननी मुश्किल थी। और आप समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनती तो हमारे देश का माहौल क्या होता। मुझे लगता है कि आज जो हाल बांग्लादेश में है वो हाल शायद आज हमारे इंडिया में भी हो सकता था। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे देश में इस तरह की जो ताकतें हैं वो नहीं आ पा रही हैं और हमारे देश के जो नागरिक हैं वो बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के अपनी वोटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने खासकर हमारे देश में तुष्टीकरण की इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी चली है कि इतना ज़्यादा लोगों को उन्होंने दूसरी जो खासकर जो मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम समुदाय को उन्होंने इतनी ज़्यादा छूट दी है, इतनी ज़्यादा उनको अधिकार दिए हैं। अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है तो उसमें अगर आप जरा से भी उनसे वापस लेने की कोशिश करेंगे या जरा सा भी उसमें फेरबदलने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ भी होगा।
इस चीज़ की आप बिल्कुल पक्का मान लीजिए कि अगर इस तरह से यहाँ वक्फ बोर्ड में कुछ, जैसे इस बार इस हफ्ते में सुनने में आ रहा है कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा, वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी थोड़ी जो है ऐसी स्थिति दूसरी इंडी गठबंधन दल या दूसरे जो विपक्षी दल हैं या जो मुस्लिम संगठन हैं वो जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश की जो सरकार बहुत मजबूत सरकार है और हमारी फ़ौज, हमारी आर्मी बहुत मजबूत है। वो हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश की संपत्ति को बहुत अच्छी तरह से बचाना जानते हैं और बचाएंगे। अभी आप देखना कि बांग्लादेश की स्थिति कैसे क्या होती है। हालांकि वहाँ पर जो आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, वो बोल रहे हैं हम अंतिम सरकार बहुत जल्दी बना देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहाँ भी शायद जल्दी कोई सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ इतना अब सिस्टम ऐसा ख़राब हो चुका है कि शायद वो जल्दी से काबू में नहीं आने वाला। अब आर्मी ही इसको कुछ दिन चलाएगी, उसके बाद देखिए वहाँ क्या होता है, क्या सिस्टम बनता है, ये बाद की बात है। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।